हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है फर्स्ट, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है सऊदी अरब। फ्रेंड्स, तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में एशिया के संदर्भ तेल पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश, वो मैंने आपको बताया सऊदी अरब है। और इसके अनुसार वर्ष 2020 में जो शीर्ष पर 5 पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड नंबर है सऊदी अरब, थर्ड है रूस और इराक। ये सारे टॉप 5 पर हैं पेट्रोलियम उत्पादक देश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न है सेकंड नंबर, प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? उड़ीसा। ऑप्शन ए उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो असम घाटी तेल क्षेत्र में असम घाटी तेल क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम तेल क्षेत्र है। 1867 में माकूम यानी असम क्षेत्र में देश का जो पहला तेल कुआं खोदा गया था। असम में ही देश का जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्रों में जैसे डिगबोई हो गया, नहर कटिया, बोगाई गांव, सुरमा नदी घाटी, यहाँ से तेल उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति HL दत्तू। कौन है? न्यायमूर्ति HL दत्तू। वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन हैं? वो हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार वर्तमान के हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है 4, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्सम टीम यानी SWAT टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो कमांडो की कुल संख्या 36 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 5। भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे? तो वो जो हस्ताक्षर किए थे बॉर्डर क्रॉसिंग ने, वो म्यांमार के साथ किए थे। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? तो वो दिनेश त्रिवेदी को नवाजा गया था। वर्ष 2016 के लिए जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में किसको? दिनेश त्रिवेदी को उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। और वर्ष 2017 का यह पुरस्कार लोकसभा जो 2017 का है वो लोकसभा के सदस्य भर्तृहरि मेहता को दिया गया। भर्तृहरि मेहता को मिला।
2017 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन ए अजय त्यागी। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए है, अजय त्यागी जी ही हैं। वर्तमान में जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी। कौन है? माधवीपुरी हैं। अभी की वर्तमान में कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। चलो बच्चे प्रश्न को पढ़ते हैं। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है, यानी कि हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो किसकी? अवतल दर्पण। अगर हमें दांतों की वर्धित यानी कि जो दांतों से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत है तो वो हम किससे देखते हैं? अवतल दर्पण से देखते हैं। दांतों की परीक्षा करने हेतु हम जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब यानी कि बड़े रूप में देखने के लिए वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर कितना पीना चाहिए? तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना? 50 लीटर पानी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित यानी सब पीने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए, पकाने के लिए, स्वच्छता को यानी कि बनाए रखने के लिए अनुशंसित जो न्यूनतम पानी की मात्रा है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी खर्च करेगा यानी उपयोग करेगा। और हमें डेली प्रतिदिन हमें कितना पानी पीना चाहिए? तो वो हमें 10 से 12 ग्लास एक दिन में पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 10, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो अपघटन करने वाले जीव होते हैं। अपघटन डिकम्पोजर सूक्ष्म जीव होते हैं। अपघटन जो जीव होते हैं, अपघटक जो होते हैं वो डिकम्पोज, अपघटक को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? डिकम्पोजर। वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों और जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर यानी कि उन सबको सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण कर लेते हैं और जैविक तत्वों को पुनर्व्यवस्थित भी कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। चलिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, यानी कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को हम क्या कहते हैं? यानी कि भूजल यानी जो भी भौम जल स्तर के नीचे जो भी कठोर चट्टानों की परतों के बीच में जो जल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अंतर्जलीय। क्या कहते हैं? अंतर्जलीय। जहाँ पे क्या होता है? भूजल एकत्रित हो जाता है। उन चट्टानों के बीच में भूजल क्या होता है? इन चट्टानों के बीच यहाँ पे क्या हो गया? ये जो जल एकत्रित हो गया उसको हम अंतर्जलीय कहते हैं। और मनुष्य के द्वारा उस जल को हम नलकूपों से निकालते हैं, यानी किसी न किसी के माध्यम से निकालते हैं, नलकूप के माध्यम से या कुआं के खुदाई, इस तरीके से किसी न किसी अनुकूलन दशाओं में उसे हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु के कारण हमें जैसे विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण हैजा नामक बीमारी हो जाती है। यानी हैजा नामक हमें बीमारी किससे होती है? विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से हमें हैजा हो जाता है। और आंत्र ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आंत्र ज्वर किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा हो जाता है। और क्षय रोग
क्षय रोग हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, क्षय रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा हमें क्षय रोग या तपेदिक यक्ष्मा नामक ये बीमारियां हो जाती हैं। पेचिस की बीमारी ये किससे होती है? ये बैसिलरी डिसेंट्री बैक्टीरिया एवं अमेबिक डिसेंट्री अमीबा के संक्रमण से हो जाती है। यानी कि हम अगर दूषित जल पी लें उसके द्वारा हमें पेचिस या ये सब हो जाता है। तो इसमें हमें इसका जो नंबर मिला था वो कॉमन नंबर था, यानी कि सबको से इसका इसमें एक भी राइट आंसर नहीं है। क्योंकि ये सारे विषाणुओं से ही होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तेरे, जो प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष ... में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण स्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। यानी जो ग्रामीण आवास निधि की जो स्थापना हुई थी वो 2008 से 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि प्राथमिक जो ऋण स्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लक्षित समूह के जो थे तो उन लोगों को आवास दिलाने के लिए कुछ राशि प्रदान की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 14। फ्रैंक हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो जेट इंजन। किसका? जेट इंजन। एयर कमांडोर सर फ्रैंक हिटलर ब्रिटिश रॉयल वायुसेना के एक अधिकारी थे। उन्हें जेट इंजन का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया था। उन्हें किसका? जेट इंजन आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। कश्मीर दी वाजपेयियर्स नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो वो हैं ए.एस. दुलत। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने 18 अप्रैल 2017 को हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने 12 अप्रैल 2017 को भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवा कर पर जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए थे और यह 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में समान रूप से प्रभावी हो गई थी। यानी ये पूर्ण रूप से प्रभावी कब हुई? ये 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न है 17। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर यानी लागू किया गया। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 से 2009 कब? 2009 2009 को प्रभावी हुई। तो आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था? तो एक जिला एक उत्पादन योजना उत्तर प्रदेश के जालौन जिला को चुना गया था। तो इसका राइट आंसर है वो बी है। उत्तर प्रदेश में लघु और
मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 जनवरी 2018 को एक उत्पादन योजना का शुभारंभ किया गया था। एक जिला एक उत्पादन योजना का जो शुभारंभ किया, कब किया गया? 24 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है। सबसे कम उम्र में निशानेबाज बने ये शार्दुल विहान जो है वो सबसे कम उम्र में निशानेबाज बने। नेक्स्ट प्रश्न है 20। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो वो इलाहाबाद। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया। इलाहाबाद से कहाँ? लखनऊ में स्थानांतरित किया, जिसे हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसके? इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गौतम बुद्ध की माता माया देवी। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? माया देवी। ये कोलियागढ़ राज्य की प्रमुख संप्रभु की कन्या थी। किसकी थी ये कन्या? माया देवी कोलियागढ़ राज्य की ये कन्या थी। और ये बौद्ध साहित्य में माया देवी का पितृगृह देवदह नामक स्थान पर उल्लिखित है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। तो इसमें इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ये है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ये अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो बिठूर में है। कहाँ है? बिठूर में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त बिठूर यानी कानपुर नगर में ये स्थित है। कहाँ? बिठूर, कानपुर नगर में। नेक्स्ट प्रश्न, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो जो उत्तर प्रदेश ने पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला वो बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से निकलने वाला जो है वो पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, जिसे गोविंद रघुनाथ छत्तीस ने संपादित किया था। जिसे किसने? गोविंद रघुनाथ ने इसे संपादित किया था। तो कहाँ से निकला? कौन सा अखबार था? बनारस अखबार। इसका राइट आंसर बी है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्हें डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। उन्होंने किस तर्ज पर सबसे बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो वो ठुमरी। जौनपुर के जो सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार तो थे ही, और उन्हें ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। यानी इसका राइट आंसर है वो ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो
भेड़कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित है। कहाँ? फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित है, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम भी अवस्थित है, और यहीं पे क्या, फर्रुखाबाद में ही कपिल मुनि का आश्रम भी है। तो ये राइट आंसर है वो सी है 25 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 26। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो वो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, और इन्होंने 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे टू ठाणे स्टेशन के बीच रेलवे परिचालन आरंभ किया था। यानी इन्होंने बम्बई टू ठाणे तक रेलवे परिचालन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 27। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति जो आय है वो है बिहार राज्य की। आंसर इसका जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर हमारा 28 बच्चों। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तो प्रसिद्ध अरविंद पारिखर ये सितार से जुड़े हुए हैं। किस संगीत से? सितार। प्रसिद्ध अरविंद पारिख सितार वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें वर्ष 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित कब किया गया? 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो वो है 284.83 मिलियन टन। कितनी है? 284.83 मिलियन टन। और वर्ष 25 मई 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत की जो कुल खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित जो मात्रा है वो है 330.53। 330 के अनुसार कितनी है? 330.53 मिलियन टन। ये 2023 के आंकड़े के अनुसार जारी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 30। S&P ऐसी इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है। तो उस बास्केट में क्या स्टॉक है? उस बास्केट में 30 स्टॉक हैं। कितने? 30। यानी सेंसेक्स मुंबई जो स्थित शेयर बाजार, इसको क्या बोलते हैं? सेंसेक्स मुंबई स्थित शेयर बाजार का जो सूचकांक है वो सेंसेक्स मुंबई शेयर बाजार में रजिस्टर्ड और मार्केट कैप के जो हिसाब से सबसे बड़ी जो 30 कंपनियों को ही सूचित करता है। कितनी सूचकांक के कितनी कंपनियों को सूचित करता है? 30 कंपनियों को। तो इसका राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो 20 अनुच्छेद किससे संबंधित है? ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत द्वैध सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 वर्ष की
आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, वो कितने वर्ष तक के? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। आर्टिकल 21A में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम का कौन सा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में जो जोड़े गए अनुच्छेद 21A, उसके अंतर्गत राज्य के जो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। शिक्षा का अधिकार बच्चों का मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार बच्चों का मूल अधिकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी हमें इसमें रॉन्ग छांटना है, तो सारे ऑप्शंस को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा आंसर को ही बता देते हैं। तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो यही इसका राइट आंसर है। यही इसका राइट आंसर है, जो कि ये गलत है। बाकी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ये सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, यानी कि ये सेम दे दिए, ये विधानसभा का, ये विधान परिषद, ये सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों के विधान परिषदों का सृजन किया गया है। किसके अंतर्गत? 169 के अंतर्गत आर्टिकल, उनकी समाप्ति और विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा उनकी जो स्वीकृति के संभव हैं, वो विधान परिषद यानी राज्य विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन कर सकता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसमें भंग नहीं किया जा सकता और इसमें दे दिया है भंग कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ मामलों की गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ का संरक्षण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इनका जो कार्यकाल था वो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा था। कब से कब तक? 1974 से लेके 1977 इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न 36, लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत है। कहाँ है? बेरूत। त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। किसकी? त्रिपोली जो है वो लीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 37, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है तेंगे। क्या है? तेंगे। तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। फ्रैंक मुद्रा जो है वो है फ्रांस की, ये फ्रांस की मुद्रा है। लोटी मुद्रा है वो लेसोथो की है। किसकी है ये? लेसोथो की है। लेसोथो देश की मुद्रा है। और ये शेकेल मुद्रा है वो इजराइल की मुद्रा है। शेकेल किसकी है? इजराइल। शेकेल इजराइल की, लेसोथो लोटी की है। फ्रैंक मुद्रा वो फ्रांस की है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 38 यानी हमारा लास्ट प्रश्न है ये। बच्चों अगर हमारे ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। मैंने आपको इससे पहले हिंदी के सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के।
तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। तो हमारे सारे प्रश्न खत्म हो गए, मैंने सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।